गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पर हम लोगों की मुलाकात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के बारे में डिस्कशन करने को लेकर होती है। और रोज दिन ब दिन हम लोग मिलते हैं, इसी समय पर हम लोगों की मुलाकात होती है और हम लोग रोज इस यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। लास्ट की क्लास की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था, नीति आयोग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। नीति आयोग से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एग्जाम ओरिजिनल्स के जो चैनल है उस पर, उस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट को पढूं और नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोगों का होता है उससे, उस क्लास को स्टार्ट होने से पहले आपके जो डाउट्स है, आपके जो भी समस्या है, जो भी आप लोगों के कमेंट्स है, उन सभी कमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से चलता आएगा, इस बात का भरोसा मैं दिलाता हूं एग्जाम ओरिजिनल। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ जुड़ना होगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। ठीक है, हम लोग जो है आज का जो टॉपिक है, आप लोगों को बोर्ड पर दिख ही रहा होगा कि आज का जो टॉपिक हम लोगों का होने वाला है वो है मानव अधिकार आयोग। तो सर, क्या मानव अधिकार आयोग को भी उसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, जैसे हम लोगों ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों को पढ़ा? तो हाँ, पढ़ने का तरीका हम लोगों का कभी ना तो यहाँ चेंज होगा और ना ही हम लोगों का कभी चेंज होगा। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका हम लोगों का वही रहेगा। हम लोग सबसे पहले पृष्ठभूमि बनाएंगे, हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग आज मानव अधिकार आयोग पढ़ रहे हैं तो मानव अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकारों से कैसे वो भिन्न है, मानव अधिकारों के बारे में जो अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि क्या उसकी संरचना है, भारत ने कौन कौन से कदम उठाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से कदम मानव अधिकारों को लेकर उठाए गए। इन सभी चीजों के ऊपर ये जो क्लास है इसमें हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है और बहुत ही अच्छे से हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। बाकी की बातें हम लोग क्लास के साथ साथ चलते चलते हम लोगों की और भी बातें होती रहेगी, लेकिन जो हम लोगों का लेक्चर है वो आज हम लोगों को पढ़ना है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सर, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जब आपने हमें पढ़ाया था, तब आपने हमें बताया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन क्यों किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि इस देश की जितनी भी महिलाएं थी उनको संवैधानिक रूप से और वैधानिक रूप से या कानूनी रूप से जो भी इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं या इस देश के कानून ने इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस देश में एक आयोग को बनाया गया था। उस आयोग को बोला गया था राष्ट्रीय महिला आयोग। तो सर, अगर यहाँ पर मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं क्या कि मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ये आयोग होगा? तो बिल्कुल सही है, आप बहुत समझदार हो, आप समझ जाते हो सारी चीजें। लेकिन मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ये आयोग होगा, उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिरकार मानव अधिकार होते क्या है, आखिरकार मूल अधिकार, मानव अधिकार, ये सारी चीजें क्या है, ये होते क्या है। तो अगर हम लोग मानव अधिकारों को समझे तो मानव अधिकारों की अगर हम लोग बात करें तो एक देखो, किसी को भी जन्म, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए जो भी अधिकार, जो मानव अधिकार होते हैं ना, इन किसी भी आधारों में भेदभाव नहीं करता। आसान भाषा में अगर आप समझो तो अगर आपका जन्म हुआ है मानव रूप में, ठीक है, अगर आपका जन्म जो है वो मानव रूप में हुआ है, आप एक मनुष्य के रूप में आपका जन्म हुआ है, तो जन्म, जैसे ही आपका जन्म होता है उस जन्म के साथ ही आपको जो अधिकार मिलते हैं, एक मानव होने के नाते आपको जो अधिकार मिलते हैं वही मानव अधिकार। सर, क्या होंगे ये अधिकार? जैसे अगर आपका जन्म मानव के रूप में हुआ है तो आपको सांस लेने का अधिकार है। आपको सांस लेने का अधिकार है मतलब क्योंकि सांस नहीं लोगे तो आप जी नहीं पाओगे, आप अपना विकास नहीं कर पाओगे, आप जो आपका सामर्थ्य है आप उस सामर्थ्य का सही से उपयोग नहीं कर पाओगे। तो यही है
कि सांस लेने का अधिकार, खाना का अधिकार, आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए पीने के लिए, आपको क्या अच्छी शिक्षा चाहिए, काम चाहिए, मानव होने के नाते आपको एक काम, अपना गुजारा बसारा करने के लिए आपको काम चाहिए होगा, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सभी मानव अधिकार है। ठीक है, तो क्या है सर मानव अधिकार क्या है, हम लोग समझ चुके हैं क्या कि अगर मानव होने के नाते, अगर आपका मानव रूप में अगर आपका जन्म होता है और मानव होने के नाते आपको अगर कोई अधिकार मिलता है तो वह जो अधिकार है वो मानव अधिकार है। मतलब सर सिर्फ और सिर्फ मानव को ये अधिकार प्राप्त होंगे तो जी हाँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि किसी भैंस को, किसी गाय को मानव अधिकारों में से कौन सा अधिकार दें, शिक्षा का अधिकार दे दें, कैसे? मतलब मानव अधिकार मानवों के लिए है, जो मानव जाति से बिलोंग करेगा, मानव अधिकार उनके लिए है। ठीक है, तो मानव अधिकार उनके लिए है, तो सर क्या श्रीलंका के लोगों के मानव अधिकार भी सेम होंगे? हाँ, कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो उस व्यक्ति के जितने मानव अधिकार है वही मानव अधिकार श्रीलंका में रह रहे व्यक्ति को भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो एक मानव है, वो एक मानव होने के नाते उसके जो मानव अधिकार बनते हैं वो तो उसको मिलना ही मिलना है। कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा होगा तब भी उसको मिलेंगे, कोई व्यक्ति हिंदू है तो भी उसके मानव अधिकार समान होंगे, कोई अगर मुस्लिम है तब भी उसके मानव अधिकार वही होंगे जो एक हिंदू के मानव अधिकार होंगे, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, तो उन सभी के मानव अधिकार वैसे ही होंगे। महिलाओं के मानव अधिकार और पुरुष के मानव अधिकार, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर के मानव अधिकार भी सेम होंगे, क्योंकि ये मानव की कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब आप किसी महिला को इस बात पर काम नहीं दे रहे हैं, मतलब काम एक मान के चलिए कि काम पाने का अधिकार, एक अच्छे काम को पाने का अधिकार भी मानव अधिकार है, तो आप इसमें इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि वह महिला है और यह पुरुष है, मतलब पुरुष है तो उसको काम मिल जाएगा, महिला है तो उसको काम नहीं मिलेगा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर कोई पुरुष है तो उसके भी मानव अधिकार समान है, कोई महिला है तो उसके भी मानव अधिकार समान है। कोई बाकी देश में आप लोगों को बताया, कोई अगर हिंदी बोलता है तो उसके भी मानव अधिकार समान है, कोई इंग्लिश बोलता है तो उसके भी मानव अधिकार समान है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो क्या है, अभी अभी जो आपको मानना है वो क्या चीजें मानना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें मानना है कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार वही है क्या है मानव अधिकार? जो मानव को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसे ही वो जन्म होता है तो मानव होने के नाते जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं वही मानव अधिकार होते हैं। तो सर क्या इन्हीं मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, जब किसी व्यक्ति को मानव अधिकार नहीं मिलेंगे, जब किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होगा, या जब उस व्यक्ति के अधिकारों को गवर्नमेंट सुनिश्चित नहीं करेगी, तब इन अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? तो क्या सर ये जो अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम ये क्या मानव अधिकार करेगा? तो हाँ, इसीलिए तो आयोग बनाया है। लेकिन ये सब चीजें ठीक है, ये थोड़ी बाद में आएगी, लेकिन अभी हम लोगों को पृष्ठभूमि समझनी है कि क्या पृष्ठभूमि है, क्या सारी चीजें हैं, कैसे मानव अधिकारों का उदय हुआ, कैसे लोगों के ख्याल में आया कि ऐसे भी कुछ अधिकार होने ही चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि आप लोगों के मन में भी ख्याल आना चाहिए कि सर कैसे इसकी पृष्ठभूमि बनी। तो सबसे पहले जो हम लोगों का टॉपिक है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 10वीं यूनिट है, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस के जो पेपर है, उसमें जो हम लोगों को पढ़ना होता है ना, वो हम लोगों को पढ़ना है क्या? एक तो मानव अधिकार आयोग पढ़ना है, तो वो कौन सा? भारत का मानव अधिकार आयोग, भारत सरकार ने जो मानव अधिकार आयोग बनाया है, क्योंकि भारत के लोगों के लिए मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? तो ये मानव अधिकार आयोग ही करेगा। लेकिन हमको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ना है एक, और दूसरा जो पढ़ना है वो है राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग 2। ठीक है, इन दो के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है इस लेक्चर में हम लोगों को। ठीक है, तो सर अभी आप क्यों बता दिए? अभी तो आप मानव अधिकार बता रहे थे, ठीक है, मानव अधिकारों को बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों को जो पढ़ना है ना वो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में हम लोगों को क्लास में पढ़ना है। नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा? नेल्सन मंडेला जी ने कहा मानव अधिकारों के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को उसके मानव अधिकार से वंचित किया जाता है, मानव अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि आप उसकी मानवता को चुनौतियां दे रहे हो, आप उसकी मानवता को चुनौती दे रहे हो। ये कहा नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है, आप एक बार
कोटेशन के रूप में इसको याद कर सकते हैं, याद कर लो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के जो थॉट्स है, बड़े बड़े लोगों के जो कोटेशन है, उनकी जो सोच है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि नेल्सन मंडेला जी ने जो है मानव अधिकारों के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों से उस व्यक्ति को अगर वंचित कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी मानवता को चुनौती दे रहे हैं। बहुत गहनता है इन शब्दों में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या होते हैं मानव अधिकार, तो वही है, क्या मानव होने के नाते जन्म से जो भी अधिकार हम लोगों को मिलते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ये चीज है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। यूएन ने अपनी एक परिभाषा दी, यूनाइटेड नेशन की जो परिभाषाएं होती है वो सबसे अधिक मान्य होती है, इसलिए यूनाइटेड नेशन की परिभाषा तो मुझे आप लोगों को बताना ही था। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि मानव अधिकार जो है ना, मानव अधिकार जो है वो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म और भी कोई जो अन्य आधार है, इन आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। वे सभी अधिकार जो इन मानव होने के नाते किसी व्यक्ति को जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म और अन्य किसी भी आधार जिस पर भेदभाव किया जा सकता है, इन आधार पर भेदभाव किए बिना जो भी मानव अधिकार है, जो भी अधिकार एक मानव होने के नाते एक व्यक्ति को मिलते हैं, वो सभी के सभी अधिकार जो है वो क्या कहलाएंगे? वो सभी के सभी अधिकार जो है वो मानव अधिकार कहलाएंगे। ऐसी बात कह दी किसने? यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को जो है ना इसका मुख्यालय लिखना है। ठीक है, इसका क्या लिखना है? इसका मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका मुख्यालय क्या लिखना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखना है। भाई साहब प्री में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप समझिए, आप सर्च कर लेना, अगर नहीं पता हो तो वो लिख लेना, मुख्यालय लिख लेना। साथ ही साथ में क्या लिख दोगे? स्थापना। स्थापना की तारीख सहित, डेट सहित आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पर? किसकी बोल रहा हूं मैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। इस टॉपिक के साथ आप समझिए कि कुछ कुछ अगर फैक्ट अगर आप लोगों को हर लेक्चर में याद होते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, और साथ ही साथ आप लोगों को लिखना है उसकी स्थापना। और अगर और आप याद रखना चाहते हैं, अगर आप कुछ और भी सर्च करना चाहते हैं ना, तो अभी के जो चेयरमैन है, अभी के जो वहां के अध्यक्ष है ना यूनाइटेड नेशन के, वो भी लिख दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इतना तो लिखो। क्यों? अब ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं बताओ? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार के प्री के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। ठीक है, एक तो WHO का वो पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें अगर नहीं पता हो तो आप सर्च कर लेना। एक बार सर्च कर लोगे, एक बार कमेंट लिख दोगे, आप लोगों का अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या बोल दिया? यूनाइटेड नेशन ने बोला कि मनुष्य होने के नाते वे सभी अधिकार जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा और धर्म पर भेदभाव किए बिना सभी व्यक्ति को जो प्राप्त होते हैं, वो जो है वो क्या है? मानव अधिकार है। जाति का मतलब आप किसी भी जाति से हो, आपको मानव अधिकार सबको बराबर मिलेंगे। लिंग, मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो मानव अधिकारों में मुख्यतः क्या क्या शामिल है ये चीज देख लो। तो जीवन, आपका जन्म अगर मानव के रूप में हुआ है तो जीवन जीने की स्वतंत्रता आपको मिलनी ही चाहिए। गुलामी, यातना से मुक्ति, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि जो मानव है उसको स्वतंत्रता दी गई है कि वो आप गुलामी और यातना से मुक्ति, मतलब अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आपका जो अधिकार है कि आपको इस यातना से जो है वो मुक्ति मिले, आपको इस गुलामी से जो है वो मुक्ति मिले, ये आपका अधिकार, ये आपका मानव अधिकार है। ठीक है, इसके बाद काम, मनुष्य होने के नाते आपको काम का जो अधिकार है वो भी मानव अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आपका मानव अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जितने भी अधिकार है ये सभी मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इन जो अधिकार है मानव अधिकारों के बिना उसका विकास, अगर उसके साथ भेदभाव किया जाता है मानव अधिकारों के साथ, तो हाँ,
तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति का जो है मानव अधिकारों के बगैर विकास होना संभव नहीं है, पूर्णतः विकास होना, वो अपनी सामर्थ्य का पूरे तरीके से उपयोग नहीं कर सकता, ऐसा विकास होना जो है वो संभव नहीं है, ये बात बोली गई। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो क्या होते हैं मानव अधिकार, आप मान के चलिए कि ठीक है, इसको व्हाइट बोर्ड पे समझ लेंगे हम लोग। ठीक, यहां आ गए हम लोग। तो अब हम लोगों को समझना है कि मानव अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकार क्या होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग याद रखो कि मानव अधिकार वे सभी अधिकार जो किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं कि वो क्या है, वो मानव है, वो मनुष्य है, वो व्यक्ति है, भले ही वो महिला हो, वो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, उसको मानव अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं कि वो एक मनुष्य है। तो आप क्या बोलोगे, मानव अधिकार वे सभी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते किसी व्यक्ति को मिलते हैं। अब देखो, अब मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं ना, वे मानव अधिकार होते हैं। अब देखो, मानव अधिकार में के अंदर से, मानव अधिकार का जो एक ग्रंथ है, उन अधिकारों में से कुछ ऐसे अधिकार, मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश का संविधान अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग लें तो मानव अधिकारों में से वे अधिकार जो भारत के संविधान के द्वारा अपने देश के नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं, अपने देश के नागरिकों को दिए गए हैं, वे सभी के सभी जो अधिकार है वो मूल अधिकार कहलाते हैं। मतलब सर, जो मूल अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलेगा? हाँ, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी लिंग भेदभाव के, ठीक है, लिंग भेदभाव के, बिना किसी भाषा के भेदभाव के, अगर उस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता है, मतलब वो व्यक्ति अगर भारत का है, वो व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता है, तो उसको किसी भी भेदभाव के बिना भारत के संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार दिए गए। तो क्या सर कोई पाकिस्तान में रह रहा व्यक्ति भारत में दिए गए संविधानों के को चैलेंज कर सकता? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान ने भारत के लोगों को दिया है, तो ये मूल अधिकार है। लेकिन मानव अधिकार के लिए चुनौती दे सकता है, मानव अधिकार के लिए कोई पाकिस्तान का व्यक्ति पाकिस्तान सरकार को चुनौती दे सकता है कि ये मेरे मानव अधिकार है, ये मेरे मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए कोई संस्था होगी तो वहां वो अपनी शिकायत कर सकता है। जैसे भारत में अगर किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, उसको उसके मानव अधिकारों से अगर वंचित किया जाता है, तो वह व्यक्ति मानव अधिकार आयोग में अपनी अपील दायर कर सकता है। मानव अधिकार आयोग उसकी जांच करेगा, उसके लिए सख्त कार्यवाही करेगा। ये चीजें आप लोगों को समझ आई? तो क्या है, आप ग्राफ के रूप में अगर देखोगे ना, ठीक है, समझ लेते हैं। ठीक है, शेप ले लेते हैं। ओके, हाँ, यहाँ देख लो, थोड़ा यही देख लो अगर ठीक है, यहां बना देता हूं। ठीक है, ये बना दिया मैंने। और अगर हम लोग फिल कलर कर दो, इसमें कलर कर दो ग्रीन, ये अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, अगर मैं इसको क्या बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं मानव अधिकार, इसके अंदर लिख नहीं पाऊंगा क्या? ठीक है, लिख भी सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूं मानव अधिकार, अरे यार, ठीक है, फिर से कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्या, हाँ, ऐसा कर देते हैं, इसको फिल कर दो। हाँ, इसको फिल कर देंगे इस कलर से। और ठीक है, पेन अपन ले लिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा 2 नंबर पे कर देते हैं। ओके, अगर मैं इसको बोलूंगा ह्यूमन राइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ह्यूमन राइट, ठीक है, मतलब मानव अधिकार। अगर ये जो गोला है इसमें जो है ये ह्यूमन राइट है, तो एक और शेप लेके हम लोग यहाँ पर, हाँ, ये इसको हम लोग फिल कर देंगे
ब्लैक से नहीं, हम लोग रेड से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसे समझ जाइए। तो इन्हीं मानव अधिकार, अब देखो ये जो येलो वाला जो गोला है ना, ये मान के चलिए कि आप प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते ये सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन इन मानव अधिकारों में से कुछ अधिकार जो होते हैं वो कहलाते हैं मूल अधिकार, जो इनकी शर्त भी मैंने आप लोगों को बताई। इनकी शर्त भी क्या बताई मैंने? मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, FR में लिख दे रहा हूं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ये मूल अधिकार किसी देश के द्वारा, किसी पर्टिकुलर देश के द्वारा इन मानव अधिकारों में से कुछ अधिकार किसी पर्टिकुलर देश के द्वारा संविधान में या कानून के रूप में निर्माण करके कानून के रूप में अपने देश के, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, ये कहलाते हैं मूल अधिकार। पाकिस्तान के मूल अधिकार अपने नागरिकों के लिए अलग होंगे, श्रीलंका के मूल अधिकार अपने देश के नागरिकों के लिए अलग होंगे, इंडोनेशिया, अमेरिका के जो मूल अधिकार होंगे वो अपने देश के लोगों के लिए अलग होंगे, भारत के मूल अधिकार अपने देश के लोगों के लिए अलग है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार है, वो सबके लिए समान है, वो किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब आप बोल सकते हो कि सर मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलने वाला हूं, वो चीज आप लोगों को बताना है कि क्या वो सेंटेंस सही है या नहीं। मैं बोल रहा हूं कि सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है यस और नो। अगर आप सहमत है तो यस लिखिए, अगर आप असहमत है तो नो नो लिखिए। मैंने बोला कि सभी मानव अधिकार, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और इसके बाद का जो सेंटेंस है वो ये है कि सभी मानव अधिकार मूल अधिकार होते हैं। सभी मानव अधिकार मूल अधिकार होते हैं। ये दो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, तो ये दो सेंटेंस आप लोग मुझे बताइएगा कि सही है या गलत है। सेंटेंस नंबर 1, पहला सेंटेंस, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं। सेंटेंस नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? सभी मानव अधिकार मूल अधिकार होते हैं। ये आप लोगों को मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी। अब यहां पर क्या बातें हैं, वही चीजें देखना है हमको कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा है मतलब एक बहुत बड़ी अवधारणा है। मतलब मानव होने के नाते हर चीज को मानव अधिकार में आप डाल सकते हो कि मानव होने के नाते अधिकार, मानव होने के नाते उसको ये सारे अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। देखो वही सारी चीजें जो मैं आपको पहले समझा रहा हूं। सभी मनुष्यों को मानव होने के नाते जन्म से मिलने वाले सभी अधिकार शामिल होते हैं, जैसे खाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये सभी मानव अधिकार है। बिल्कुल सही है। इन अधिकारों के अभाव में कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता, ये सारी चीजें भी बात ठीक है। और मानव अधिकारों को कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मानव अधिकारों को कानून के रूप से लागू किया जा सकता है किसी भी देश, मतलब आप समझिए पाकिस्तान के व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है तो वो वहां की संस्था में जाएगा, श्रीलंका, हर देश में इसको कानूनी रूप से लागू करने की बात की जा सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जा सकते हो। ये सारी चीजें मानव अधिकार। इसके बाद अब अगर हम लोग बात करें मूल अधिकार, तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार भी मैंने आप लोगों को बताया क्या है कि ये वे मानव अधिकार है, मतलब मानव अधिकार में से ही कुछ अधिकार जो है वो लिए गए। यहां पर वही बोला गया कि ये वे मानव अधिकार है जो किसी देश की सरकार के द्वारा संविधान या कानून के माध्यम से अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। बिल्कुल सही, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या 5 नंबर में भी अगर आएगा ना, 3 नंबर में आएगा कि बताइए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप लिखोगे अनुच्छेद, कहां से कहां दिया हुआ है, और ये 2-4 चीजें लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या है? मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध जो संरक्षण है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पॉलिटी की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आएगा, लेकिन अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ये राज्य के विरुद्ध जो है संरक्षण, मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट, अगर देखो संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट्स या जो भी मूल अधिकार हम लोगों को दिए हैं, अगर सरकार वो अधिकार हमें नहीं देती है, जैसे हम लोगों को दिया हुआ है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप लोगों को वो स्वतंत्रता का अगर कोई हनन करता है तो आप जा सकते हैं। इसके लिए रिट, अब आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32।
तो ये है, तो क्या है, ये अधिकार जो है हम लोगों को राज्य के विरुद्ध संरक्षण मिले हैं, मतलब सरकार हम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, इसलिए ये जो अधिकार है हम लोगों को मिले हुए मूल अधिकार। राज्य इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, साथ ही कोई व्यक्ति इन अधिकारों के लिए न्यायालय में भी जा सकता है। ये चीज भी मैंने बताया, न्यायालय ही क्या, मैं तो बोल रहा हूं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा भी प्रावधान संविधान में किया हुआ है। ठीक है, ये हो गई। फिर बात करें, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं, सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं होते। जो क्वेश्चंस, जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को पूछा था उनका जवाब यही है। क्या जवाब है? कि सभी मूल अधिकार, अरे आप डायग्राम में देखो ना दोस्त यार सभी मूल अधिकार, ये मूल अधिकार का गोला है, ये मूल अधिकार का गोला है, मतलब जितने भी मूल अधिकार होंगे, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो इसके अंदर है। तो सभी मूल अधिकार किस गोले के अंतर्गत है, किस गोले के अंतर्गत है? तो वो है किसमें, देखो ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार। तो ये यही तो बोल रहा है कि सभी मूल अधिकार मानव अधिकार है। हाँ, लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि ये यहां पर जो यहां पर इस वाले जो गोले में जो मानव अधिकार है वो तो मूल अधिकार है, लेकिन ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक दो फैक्ट और है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दे रहा हूं, ये सारी चीजें तो ठीक है। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनका वर्ल्ड, मतलब एक बुक का नाम है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, मतलब वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। ये किताब जिसने लिखी है उनका नाम है एसजी सोराब जी। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है कभी कभी आपसे किताबें भी पूछ ली जाती है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो कौन से सोराब जी? एसजी सोराब जी ने किताब लिखी है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मानव अधिकारों के इतिहास की बात करें तो सर कैसे हुआ मानव अधिकारों का विकास, कैसे? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, और वहां पर जब मानव अधिकारों को बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ, तो उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र, समझ रहे हैं आप, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र का उसके बाद गठन हुआ, और संयुक्त राष्ट्र का जब गठन हुआ उसके बाद एक महासभा बुलाई गई, और उस महासभा का उद्देश्य ये था कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिसाइड करना है कि किसी व्यक्ति को, हर देश का प्रतिनिधित्व, जितने भी उस समय पर अस्तित्व में जो भी देश थे, मैक्सिमम सभी देशों के जो प्रतिनिधि थे वहां पर बैठे, और एक डिक्लेरेशन हुआ। क्या? उस डिक्लेरेशन का नाम ही क्या था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या अगर हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, मतलब यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व के लिए जो भी ह्यूमन राइट्स है, पूरे विश्व में जितने भी ह्यूमन है, जो भी व्यक्ति अगर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो उन सभी मनुष्यों के लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक जब सभा बैठी, सब लोगों ने डिसाइड किया, और जब डिसाइड किया तो एक जो डिक्लेरेशन निकल कर आया, और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में निकल कर आया। और जब बनाए गए, क्या बनाए गए? इसमें बनाए गए मानव अधिकार। कौन कौन से मानव अधिकार? एक मनुष्य होने के नाते आपको कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, सारा चीजें। एक डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि उसमें हर नियम कानून, कौन कौन से अधिकार नहीं मिलेगा, सरकारों को क्या करना होगा अपने देश में। अगर भारत का कोई प्रतिनिधि वहां था तो भारत के प्रतिनिधि से क्या अपेक्षा की जाती कि आने वाले समय में आपके देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए आपको क्या कदम उठाना है, ऐसे हर देशों के लिए। ठीक है, तो ये एक डिक्लेरेशन था, एक घोषणा थी कि क्या थी? सार्वभौमिक घोषणा। एक घोषणा थी कि अब व्यक्तियों के मानव अधिकारों के ऊपर हर सरकार को काम करना होगा, व्यक्तियों के मानव अधिकारों का हनन नहीं करना होगा किसी को, इस तरीके की बातें हुई। और ये जो घोषणा है ना, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा, जब देखो ये चीज अभी आप नाम याद रख लो, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी एक बॉडी है, उसको विश्व की संसद बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे विश्व की संसद बोला जाता है इस महासभा को। जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो अंग है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जहां पर हर देश का प्रतिनिधि आकर बैठता है। जैसे हमारे यहाँ हर राज्य से सांसद आकर हमारी संसद में बैठते हैं, वैसे जो विश्व की संसद है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहाँ पर हर देश का प्रतिनिधि, मतलब भारत के जो प्रतिनिधि है वो जाकर वहां बैठते हैं, पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठते हैं, मतलब सब देश के जो उसके सदस्य है। तो वहां पर उनने जो है इसको
किसको, ये जो डिक्लेरेशन था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस डिक्लेरेशन को कब अपनाया, तो ये डेट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी आप घोषणा भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। क्यों सर, क्यों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया। इसी वजह से 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, क्या मैं बोल रहा हूं कि इसी वर्ष इसी कारण 10 दिसंबर को, कौन सी डेट, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, तो ठीक है ग्रीन से लिख देते हैं। ग्रीन पसंद है क्या आप लोगों को, ठीक है। तो क्या 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे या मानव अधिकार दिवस। इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा जाएगा कि बताइए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद नहीं कर पाओगे, मैं सच बता रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि यहाँ बोर्ड पे दो दो जगह लिखा है, यहाँ भी स्टार लगा दिए सर, लाल पेन से अलग लिख दिए, ऊपर से हरा बैकग्राउंड करा दिए, दिख रहा है चमक रहा है, तो अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद पूछूंगा तो आप लोगों को याद नहीं होगा। इस घोषणा पत्र में, इस डिक्लेरेशन में 30 अनुच्छेद थे जो विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों के लिए आवश्यक माने गए हैं। मतलब ठीक है, वही चीज है कि क्या हुआ, 1948 में एक डिक्लेरेशन हुआ और उस डिक्लेरेशन में डिसाइड किए गए कि विश्व में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था मतलब विश्व के सभी मानवों के लिए था, कि विश्व में अगर कोई व्यक्ति मानव के रूप में अगर पैदा होता है तो उसको कौन कौन से मानव अधिकार मिलने चाहिए, ऐसी सारी उल्लेख उन्होंने 30 अनुच्छेदों के अंतर्गत बता दिया गया, सारी चीजें बता दी गई। और डेट मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इसको अपना लिया गया। और जब 10 दिसंबर 1948 को इसको अपनाया, इसी वजह से 10 दिसंबर को क्या बोला जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद एक और बैठक होती है, वो बैठक कब होती है, तो 1991 में, ये डेट आपको याद रखना है, 1991 में पेरिस में फिर से संयुक्त राष्ट्र की बैठक होती है, यूनाइटेड नेशंस की जो होती है वो बैठक होती है। यूनाइटेड नेशन, मैं बार बार यूनाइटेड नेशन बोल रहा हूं, भाई साहब यार कमेंट में लिख ही देना कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां है और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। मैं लाइक कर दूंगा अगर आपका आंसर सही होगा और डिसलाइक कर दूंगा अगर आपका आंसर गलत होगा, तो ठीक है, इस बात से आप समझ जाना। तो ये हो गई। 1991 में क्या हुआ, 1991 में पेरिस में बैठक हुई। पेरिस में बैठक जब हुई तो पेरिस में बैठक होने के कारण इन लोगों ने सिद्धांतों का समूह तैयार किया। और ठीक है कि क्या क्या सिद्धांत होंगे, जो गवर्नमेंट है, जो भी अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि है, मतलब भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, चाइना है, जापान है, तो सभी देश के जब प्रतिनिधि गए तो वहां पर डिसाइड किया गया, देशों के ऊपर कर्तव्य दिया गया, देशों को काम दिया गया कि आपको अपने देश में आयोगों को गठन करना है, जो क्या काम करेगा, आपको आपके देश में मानव अधिकार आयोगों का, और राज्य में, अगर राज्य है आपके यहाँ तो राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग, और केंद्र में केंद्र मानव अधिकार आयोग, या पूरे देश में एक मानव अधिकार आयोग का गठन करना होगा, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना। वही सब अधिकार जो मानव होने के नाते एक व्यक्ति को मिलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से सुनिश्चित किया जाएगा तो वो आपके पास शिकायत करेगा, किसके पास, आयोग के पास। तो ऐसे एक आयोग का गठन करना है। इस बात की जो नींव आई वो कहां से आई, इस बात की नींव आई पेरिस से, पेरिस की जो बैठक है, और इसी पेरिस की बैठक को पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें डिसाइड आया, नींव साबित हुई, किसकी नींव साबित हुई, मानव अधिकार संस्थाएं। मानव अधिकार संस्थाएं हमारे यहाँ आयोग बोलते हैं, हो सकता है पाकिस्तान में कुछ और बोला जाता है, हो सकता है अमेरिका में कुछ और बोला जाता है, हमारे यहाँ आयोग बोला जाता है। तो पेरिस सिद्धांत के तहत क्या हुआ, पेरिस सिद्धांत के तहत ये हुआ कि अब ऐसी संस्थाओं का गठन करना है। अब प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं का गठन करना है जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये बात आई। बाकी नोट मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है,
इसने इसको अपनाया था। किसको अपनाया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ऐसे मैं लिख दूं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसको अपनाया था 10 दिसंबर 1948 को। इस वजह से इस दिन पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे की बातें करें। हाँ, इसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम लोगों की पृष्ठभूमि मतलब अब आप समझ रहे हो, बन ही गई, बन ही गई। क्या हुआ? थोड़ा अगर आप देखो, मैं तो आपको बोलता हूं, क्या बोलता हूं? हाँ, मैं तो आप लोगों को बोलता ही हूं कि बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया करो। अब देखो, इतनी सारी चीजों को कैसे लिखोगे शॉर्ट में सर? बता दिया करो आप। देखो, मानव अधिकारों की पृष्ठभूमि के बारे में अगर कोई पूछे तो बोल देना, क्या बोल दोगे? क्या बोल दोगे दोस्त? क्या बोल देना कि जो है वो 1948 में क्या हुआ? 1948 मतलब अगर आप बोलोगे क्या, कौन सा? तो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1948 को क्या हो गया? 10 दिसंबर 1948 को हो गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या कर दिया? यूनाइटेड, क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को वो कर दिया। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ 1991। 1991 में क्या हुआ? पेरिस सिद्धांत हो गया। पेरिस सिद्धांत, पेरिस में फिर बैठक हुई तो पेरिस सिद्धांत हो गया। अब आपको पता तो है सारी कहानी, लेकिन सब लिखने की थोड़ी ना जरूरत है, 2-3 बार पढ़ लो इसको। तो ये पेरिस सिद्धांत हो गया। इसमें क्या हुआ? इसके तहत किस चीज की नींव रखी गई? मानव अधिकार संस्थाओं की नींव। मानव अधिकार, मानव अधिकार संस्थाओं की बात कही गई। मानव अधिकार संस्थाओं की बात कही गई। ठीक है सर, ये भी चीज समझ आ गई। इसके बाद क्या सर? इसके बाद क्या हुआ? अब देखो, भारत का प्रतिनिधि वहां था। बाहर प्रत्येक देश को बोला गया कि आपको अपने यहाँ मानव अधिकार से संबंधित संस्थाएं जो है उसका गठन करना है। और पेरिस सिद्धांत के तहत ही, पेरिस सिद्धांत की बात को मानते हुए ही भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने अपने यहाँ एक अधिनियम लाया, एक कानून बनाया। कौन सा? तो वो अधिनियम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार, यार हाँ, मानव अधिकार, एक आध मात्रा ना कभी कभी ज्यादा लग जाती है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम कब आया? और ये हमारे यहाँ अधिनियम, अधिनियम 1993, 1991 में पेरिस सिद्धांत हुआ और 1993 में हमारे यहाँ एक एक्ट आया और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया। कौन सा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ने जो बात कही ना, वो क्या बात कही? इसने बोला कि अब हमारे यहाँ मानव अधिकारों के संरक्षी के रूप में मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र स्तर पर, हाँ 3 स्तर पर, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला केंद्र स्तर पर क्या होगा? केंद्र स्तर पर हमारे यहाँ होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राज्य स्तर पर जो हमारे यहाँ होगा वो होगा राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग। मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं। और जिले स्तर पर भी होगा हमारे यहाँ, जो क्या होगा? जो होगा क्या? बाल न्यायालय। क्या होगा वो? बाल न्यायालय होगा। बाल न्यायालय मतलब, हाँ, बच्चों के मानव अधिकारों से अगर कुछ वो होता है ना, तो ये उन्होंने बोला कि बाल न्यायालय होगा। हम लोगों को जो पढ़ना है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। क्या समझ आया? ये पेरिस सिद्धांत, मानव अधिकार आयोग आया 1993 में, और इसके बाद जो है वो गठन का प्रावधान कर दिया गया। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, इतनी सारी लाइन को हमने ना छोटे से रूप में वो कर दिया। 1993 में क्या आया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आ गया भारत में। कैसे? मानव अधिकार के क्षेत्र में जवाबदेहिता, मतलब अब जवाब किसको देना है? जवाब देना है यूनाइटेड नेशन को। जवाबदेहिता और मजबूती को लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या किया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लाया। और
इसके तहत सभी राज्यों को राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। राज्य में मानव अधिकार आयोग, हाँ मानव अधिकार बाल न्यायालय नहीं, मानव अधिकार न्यायालय है वो, जिले स्तर पर। कहां गई, हाँ यहां से समझ जाओ, वो ना मानव अधिकार न्यायालय है, वो मानव अधिकार न्यायालय, न्यायालय से बाल न्यायालय याद आ रहा था, ठीक है, तो मानव अधिकार न्यायालय हो गया। तो ये चीजें हो गई, तो ये हो गया आप लोगों का। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो पेरिस सिद्धांत हुआ। पेरिस सिद्धांत के बाद भी एक क्या बनाई गई, मानव अधिकार एक परिषद बनाई गई। बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि है, लगभग 47 देश के जो सदस्य है, इनके प्रतिनिधियों के साथ एक मानव अधिकार परिषद बनाई गई 2006 में। याद मत करना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के तहत हुआ है। क्या है, मानव अधिकार परिषद। 15 मार्च 2006, सदस्यों की संख्या 47, और इसका काम क्या है, इसका काम है मानव अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देना, संवर्धन को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और मानव अधिकारों से जुड़े सभी मुद्दों को विषय चर्चा करना। ये सारी चीजें, मतलब ये मान के चलिए जो देश नहीं करता है उनके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। मान के चलिए कि भारत ने तो तुरंत के तुरंत एक्शन लेने के लिए मानव अधिकार अधिनियम ले आया, लेकिन कुछ देशों ने नहीं लाए, तो उनके ऊपर जो काम करना है वो लोग ऐसे मानव अधिकार परिषद के माध्यम से इन लोगों ने काम किया। ये चीजें हो गई। क्या है, कैसे है, क्यों है, मानव अधिकार समझ आ गया, मानव अधिकार की पृष्ठभूमि आप लोगों की बन चुकी है। लेकिन इसके बाद अब हम लोगों को यहां से, जो हम लोगों की क्लास है ना, हम लोगों की क्लास यहां से जाती है, अब प्रॉपर हम लोगों को मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। यहां तक हमने जो किया, हम लोगों ने पृष्ठभूमि बनाई कि सर मानव अधिकार होते क्या है, कैसे मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कैसे एक आयोग का गठन किया गया, और भारत सरकार के द्वारा जब अधिनियम ले आया गया तो उस अधिनियम में क्या किया गया, उस अधिनियम में 18 अध्याय मतलब 8 अध्याय मतलब 8 चैप्टर और 43 धाराओं में, 8 चैप्टर 43 धाराओं में क्या वर्णन किया गया, इस 8 चैप्टर और 43 धाराओं में बताई गई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग की जितनी भी कार्रवाइयां होगी, राज्य मानव अधिकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति कैसे होगी, कितने सदस्य होंगे, कौन पदेन सदस्य होगा, इन सभी चीजों के बारे में, उनके कार्य क्या होंगे, उनके उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है, उनकी शक्तियां क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के 8 अध्याय और 43 धाराएं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताऊं, जब 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ ना, उसके पहले का जो सिलेबस था उसमें अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे तो आपको 3 अधिनियम पढ़ने के लिए बोला जाता था। कौन कौन से 3 अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अपराध अधिनियम, ठीक है। तो इन 3 अधिनियमों को पढ़ने के लिए बोला जाता था, और उस समय पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, हर धारा से पूछा जाता था कि बताइए मानव अधिकार में जो कार्य है, मानव अधिकार के जो आयोग के जो कार्य है, उनका उल्लेख किस धारा में किया गया है। अब इन 43 धाराओं को याद किया जाता था उस समय पर। आप लोगों को इतना ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को नॉर्मल 43 के 43 धाराओं में क्या लिखा हुआ है ये सब याद करना पड़ता था। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की धाराओं में क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें, परिभाषाओं में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से पूछे जाते थे। लेकिन अब हम लोगों को अधिनियम पढ़ने से मना कर दिया, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है मानव अधिकार आयोग। और मानव अधिकार आयोग है तो आयोग से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड जितनी भी धाराएं होंगी उनको हम लोग यहाँ याद करेंगे, और जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है उनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो बनेगा कि देखो यहीं से क्या बनेगा, मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम देश में कब लागू हुआ,
तो ये आप लोगों को याद रखना है 1993। हम लोग सन भूल जाते हैं यार, इतने लल्लू लल्लू क्वेश्चन हम लोग भूल जाते हैं। कई बार हम लोगों को सन ही याद नहीं रहता कि बताइए ह्यूमन राइट जो एक्ट है वो कब आया था। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को आइए कि 1993 में आया था। इसके बाद पूछा जाता है कि बताओ उसमें कितने अध्याय है और कितनी धाराएं है। तो ये बन जाता है दूसरा क्वेश्चन। कितने अध्याय? 8 अध्याय 43 धाराएं। ये तो याद रखना। मैंने ये मान के चलो कि बहुत कम कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। फालतू का कचरा इसमें कुछ नहीं है। तो दूसरा क्या है? ये है जब, ठीक है, ये हो गया। अब तक 2 बार इसमें संशोधन हुआ है। 2006, ये भी बताऊंगा कि क्या क्या संशोधन इसमें हुए हैं। 2006 में अभी बस आप इतना याद रखो कि इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, 2016 में, 2019 में। कितने अध्याय? 8 अध्याय 43 धाराएं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जो ये अधिनियम है, एक बार और किसी ने पूछा था कि सर अध्यादेश क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट को, इस अधिनियम को अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया गया था और अध्यादेश को लागू करने के बाद में संसदीय, मतलब संसद में बाद में इसको स्वीकृति मिली। तो ये अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश जो होती है वो एक राष्ट्रपति की शक्ति होती है, राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है। देखो, किसी भी अधिनियम को, कानून, किसी भी बिल को अगर कानून बनाना है, उसको अधिनियम बनाना है, तो उसकी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। वो लॉन्ग प्रोसेस क्या होती है? मंत्री परिषद के द्वारा लोकसभा में उसको पेश किया जाएगा, मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के द्वारा, या जो सरकारी दल का जो नेता है या सरकार की तरफ से जो भी मंत्री है जो पक्ष रख रहा है, वो उसको लोकसभा में लेके आएगा। लोकसभा में अगर उपस्थित आधे से ज्यादा व्यक्ति जो है उसके पक्ष में वोट करते हैं तो वो पास माना जाएगा। वहां से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जितने लोग बैठे हुए हैं उन लोगों में वोटिंग कराई जाएगी, उनके सामने उसको पेश किया जाएगा। अगर वहां पर पास होता है, उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो जो एक बिल है वो अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह एक कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप समझ रहे हैं कि संसद में बैठक होगी, संसद में चर्चा होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन संविधान ने एक और इसका तोड़ निकाल के दिया है कि अगर कभी लगता है, अगर कभी व्यक्तियों को लगता है कि, क्या लगता है बताइए, अगर कभी गवर्नमेंट या अगर कभी सरकार को ऐसा लगता है कि यार कोई कानून अभी तत्काल रूप से इसको लागू करना है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम संसद में इस पर चर्चा करें, हमारे पास इतना समय अभी नहीं है कि लोकसभा में चर्चा करें, राज्यसभा में चर्चा करें, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाए, तो राष्ट्रपति, इस देश के संविधान ने राष्ट्रपति को एक ऐसी शक्ति दी, और वो शक्ति कहलाती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को वो शक्ति दी और बोला गया कि आपके एक सिग्नेचर से ये जो कानून है, ये जो बिल है, ये कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति यही है कि वो प्रोसेस को स्किप करना। लेकिन उसमें भी शर्त है। आपने आज अध्यादेश जारी करा, आज राष्ट्रपति ने बोला कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आज के आज पूरे देश में लागू कर दो। ठीक है, आज के आज सारे राज्यों को नोटिस भेज दो, आज के आज पूरे देश में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू हो गया। अब लागू हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद 6 माह के भीतर, आने वाले 6 माह के भीतर वही प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस से उस अधिनियम, उस बिल को वापस गुजारना पड़ेगा, तब जाके वो एक अधिनियम के रूप में अगर पास नहीं हो पाता, अगर अधिनियम पास नहीं हो पाता तो क्या माना जाएगा? ऐसा माना जाएगा कि वो जो अधिनियम है, वो जो अध्यादेश है, वो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको शून्य मान लिया जाता है। इस तरीके की बात कही गई। तो ये थी हम लोगों का अध्यादेश। मैंने आप लोगों को बताया कि पहले इस मानव अधिकार जो संरक्षण जो अधिनियम है 1993 का, इसको अध्यादेश के रूप में लाया गया और बाद में इसको संसद की स्वीकृति मिली। मतलब 6 माह के भीतर की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को पूरा करते हुए उस समय की जो सरकार थी उसने उस बिल को लोकसभा में पेश किया, राज्यसभा में पेश किया, और राज्यसभा में पेश करने के बाद राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर हुए और वो जो अध्यादेश था वो कानून के रूप में पूरे देश में लागू हो गया। तो ये चीजें हैं। क्या याद रखना है? 8 अध्याय 43 धाराएं अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, और संसदीय स्वीकृति मिली गई। जो कब आया था ये अधिनियम? तो 1993 में आया था। क्या इसके उद्देश्य है, ये एक बार आप लोग देख लीजिए। क्या उद्देश्य है? तो देश में मानव अधिकारों का संरक्षण करना, ठीक है, और संरक्षण करना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें संस्थागत व्यवस्था करना, मैंने आप लोगों को बताया ही था। क्या बताया था?
मैंने बताया था कि जब 1991 में पेरिस में जब यूनाइटेड नेशन की जब बैठक हुई और उस समय पर उन लोगों ने डिसाइड किया, जिसे हम लोग पेरिस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और उस समय पर उन लोगों ने डिसाइड किया, हर देश को ये बोला गया कि आपको आपके यहाँ पर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या करना है, आपको मानव अधिकार संस्थाओं का गठन करना है। और उसी को मानते हुए भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। तो इस अधिनियम का उद्देश्य भी यही है कि संस्थागत व्यवस्था मतलब मानव अधिकार संस्थाओं को क्या करना है, गठन करना है, उनको मजबूत बनाना है, मानव अधिकार संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। ये सारी चीजें इसके उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वही चीज मैंने आप लोगों को बताया ही हूं कि क्या किया, अधिनियम आया 1993 में और अधिनियम में बोला गया कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य स्तर पर क्या होगा, राज्य स्तर पर होगा राज्य मानव अधिकार आयोग, और जिले स्तर पर जो होगा वो मानव अधिकार न्यायालय। इस तीन स्तरीय संस्थाओं का गठन का प्रावधान करता है कौन, ये तीन स्तरीय जो संस्थाएं हैं इनके गठन का प्रावधान करता है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? क्या इस आयोग की पृष्ठभूमि में आपको इतनी चीजें क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस मानव अधिकार आयोग के बारे में पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि कितने सदस्य हैं इसमें, उनकी योग्यताएं क्या है, उनकी अगर नियुक्ति की जा रही है तो किसके द्वारा नियुक्ति की जा रही है, अगर उसकी नियुक्ति से संबंधित कोई चयन समिति है तो उस चयन समिति में कौन कौन से व्यक्ति हैं, इनके कार्यकाल कितने हैं, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, और अगर पद से हटाना भी है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोगों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कंप्लीट हो जाएगा और उसके एक जो लेक्चर होगा उसमें राज्य मानव अधिकार आयोग कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स की जो 10वीं यूनिट है उसको हम लोग ओके टाटा बाय बाय बोल देंगे, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, लेकिन उससे पहले एग्जाम ओरिजिनल्स को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी कल इसी मंच पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।